कमरे में खुश आमदीद। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं रन डाउन आपकी खिदमत में पेश करूँ, दुनिया सहाफ़त की एक मुमताज़ तरीन शख्सियत मेरे साथी मेरे दोस्त हामिद मीर साहब हमारे साथ होंगे और मेरे आगाज़ सफ़र के साथी भी हैं। मीर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मैं थोड़ी सी खबरों पे बात करता हूँ, फिर स्ट्रेट आपकी तरफ आऊँगा वन ऑन वन टॉक के लिए। इंतखाबात में धांधली के खिलाफ क्या कमीशन तश्कील देगा? ख्वाजा आसिफ साहब को उस धमकियाँ कौन दे रहा है और क्या ये पुराना रिपीट दोबारा से शुरू हो चुका है? क्योंकि कुछ बातें इरफान सिद्दीकी साहब ने भी कही हैं। नवाज शरीफ साहब ने जो मीटिंग चेयर की है उसको अदालत में चैलेंज कर दिया गया है पंजाब में, क्या वो कर सकते हैं? 9 लाख दुकानदारों पर टैक्स लगेगा और ये भी इस पे भी बात करेंगे। मीर साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं स्ट्रेट आता हूँ आपकी तरफ, बहुत सी बातें लेकिन मैं चाहूँगा कि मुख्तसरन सब चीज़ें हम रोशनी डालें आपकी मदद से। तो मीर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये क्या कोई रिपीट है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब अगर कोई बात कहते हैं तो अपने कायद की मर्जी के बगैर नहीं कह सकते, फिर उनको धमकियां मिलना ये भी बड़ी अजीब बात है। फिर अपने इरफान सिद्दीकी साहब भी कुछ ऐसी बात ही कर रहे हैं, तो क्या फिर वही कोई रिपीट हो रहा है, कोई नाराज़गी का इजहार हो रहा है? इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखें, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात की है वो नवाज शरीफ साहब के पुराने मौक़िफ़ के ऐन मुताबिक है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने भी इलेक्शन से पहले जो मुस्लिम लीग के एक इजलास से खिताब किया था तो उसमें उन्होंने जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के बारे में ये कहा था कि 2018 में उनके साथ नून लीग के साथ जो कुछ भी हुआ उसके ज़िम्मेदार ये दोनों थे। तो ख्वाजा आसिफ साहब भी दरअसल नवाज शरीफ साहब ही के मौक़िफ़ को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन शायद उनकी पार्टी में कुछ लोग जो हैं वो अभी इस मामले पे थोड़े से मोहतात हैं। लेकिन ख्वाजा साहब जो हैं, मेरा ख्याल है कि वो पहली दफ़ा तो जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ नहीं बोले, इससे पहले भी वो काफ़ी दफ़ा बोल चुके हैं। और इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं वो भी जो बातें कर रहे हैं वो मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब के मौक़िफ़ की तर्जुमानी कर रहे हैं। आप एक चीज़ देखें ना कि ये दोनों जो हैं, ख्वाजा आसिफ साहब भी और इरफान सिद्दीकी साहब भी, ये इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में ये दोनों गिरफ्तार हुए थे और फिर दोनों जो है उनको अदालतों के ज़रिए रिहाई भी मिल गई थी। तो अब जब इनकी पार्टी हुकूमत में आई है तो जब आपके और मेरे जैसे सहाफ़ी इनसे सवाल करते हैं तो सवाल के जवाब में अब वो तो ये तो नहीं कहेंगे ना कि जनाब जनरल बाजवा और जनरल फैज़ जो हैं वो बड़े अच्छे आदमी हैं और उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो वो यही कहेंगे ना उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, तो वो यही बात कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इस मामले पे ख्वाजा आसिफ और नवाज शरीफ साहब के और इरफान सिद्दीकी और नवाज शरीफ साहब के मौक़िफ़ में कोई फ़र्क है। ये दोनों दरअसल नवाज शरीफ साहब की सोच की तर्जुमानी कर रहे हैं। मीर साहब, एक और बात मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ। अगर तलब किया जाता है और कोई हर्ज नहीं जाते हैं, हम दुनिया की पार्लिमान में देखते हैं कायमा कमेटियों के सामने बड़े बड़े जो हैं ओहदेदार पेश होते रहे, हमारे यहाँ ये रवायत नहीं है। लेकिन आपको याद होगा ख्वाजा साहब ने पिछले इलेक्शन 2018 में एक बयान भी दिया था और अपने इलेक्शन के हवाले से हेल्प सीख करने के ज़िम्मन में अगर वो आते हैं तो ये तो बड़ा पंडोरा बॉक्स नहीं खुलेगा और ये सवाल भी कायमा कमेटी में कोई उनसे कर सकता है कि जी ये क्या था, इफ़ एट ऑल दे कम। देखिए, आप बहुत ही घाक किस्म के जो सियासतदान हैं ना, उनकी स्टेटमेंट्स को ज़रा गौर से देखें। ख्वाजा आसिफ साहब ने सिर्फ जनरल बाजवा की और सिर्फ जनरल फैज़ की बात नहीं की, उन्होंने साथ में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की भी बात की है। वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जो कालदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसके गिरफ्तार लोगों को रहा करने और फिर अफ़गानिस्तान से वापस पाकिस्तान ला के बसाने के इल्ज़ाम में जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और इमरान खान को पार्लियामेंट के इजलास में बुला के पूछा जाए कि आपने ये किससे पूछ के किया। अब वो क्यों ये बात कर रहे हैं? इसलिए कि एक जो ब्रीफिंग थी, एक क्लोज डोर ब्रीफिंग थी, तो उसमें जो उस वक्त की ऑपोजिशन थी जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब भी शामिल थे, तो उस ऑपोजिशन को जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने बाकायदा ब्रीफिंग दी थी कि हमारे जो अफ़गान तालिबान के ज़रिए जो TTP के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं वो किस स्टेज में पहुंचे हैं और हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो अब ख्वाजा साहब जो हैं वो सिर्फ 2 साबिक फ़ौजी अफसरान को नहीं तलब करना चाह रहे, वो उनके साथ साथ जो उनके एक्स बॉस हैं इमरान खान साहब, उनको भी तलब करना चाह रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। तो वी शुड नॉट ट्राई टू ओवर रीड द स्टेटमेंट ऑफ ख्वाजा आसिफ।
वन मोर क्वेश्चन इन दिस रिगार्ड और फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो असेंबली में पैसे के हवाले से ख्वाजा साहब ने बात की है, ये पहले भी बातें आती रही हैं, खाकान अब्बासी साहब भी ये कहते रहे हैं, तो इसमें आप क्या कैसे देखते हैं जी? करोड़ों में आ रहे हैं, सेनेट में हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो ये कोई क्या इसके पीछे क्या है, अगर ये बात दुरुस्त है तो? देखें, अगर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है तो आपको घबराना नहीं चाहिए कि शायद किसी साबिक आर्मी चीफ को या साबिक DG ISI को पार्लियामेंट की किसी कमेटी के सामने या पार्लियामेंट में तलब किया जाएगा, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके साथ आप लाख इख्तलाफ करें, लेकिन एक बात तो तय है ना, वो उसमें कोई वो मुनाफकत नहीं करते। वो अपोजिशन में हो, हुकूमत में हो, वो एक ही बात करते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब अगर वज़ीर आज़म है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई ऐसा काम करेंगे कि जिससे इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के ताल्लुकात ख़राब हों। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज शरीफ साहब की मौजूदगी में किसी आर्मी चीफ को पार्लियामेंट में बुलाया जाएगा। अच्छा मीर साहब, ये एक और बात कि ये भी इसको ज़्यादा अहमियत ना दें कि जो धमकियों की बात कर रहे हैं कि इन तमाम स्टेटमेंट्स के बाद उनको धमकी आई है। वज़ीर दिफा इज़ अ वेरी पावरफुल पोस्ट है, तो ये भी आप समझते हैं कि इट शुड बी नेगलेक्टेड? देखें, एक कानूनी तरीका जो है उसके मुताबिक मामलात चल रहे हैं। मसलन फैज़ाबाद धरना केस जो है उसमें चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब जो हैं उन्होंने ये हुक्म दिया हुआ है कि ये इंक्वायरी की जाए कि फैज़ाबाद केस में जो उन्होंने फैसला सुनाया था उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। उसको आप अमल दरामद केस कहते हैं। तो उसमें जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ इंक्वायरी शुरू हुई है, उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है, उसमें और भी लोगों ने बयान रिकॉर्ड करवाए हैं। तो एक तो वो मामला चल रहा है। दूसरा, जनरल फैज़ साहब के कोई भाई हैं नजफ साहब, उनके ख़िलाफ़ एक अलहदा इंक्वायरी चल रही है। तो लेकिन ये जो दो इंक्वायरियाँ हैं इसका पार्लियामेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट ने शुरू किया है, एक इंक्वायरी जो है वो काफ़ी पुरानी है और वो जो है चल रही है एंटी करप्शन की तरफ से। लेकिन जो इंक्वायरी नैब ने शुरू की थी, जो नैब में एक एप्लीकेशन दी गई थी जनरल फैज़ के ख़िलाफ़, तो वो इंक्वायरी खुली और फिर बंद हो गई। और वो उस वक्त बंद हुई जब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इलेक्शन से पहले वज़ीर आज़म थे और नैब जो है वो आपको पता है कि वो तो हुकूमत के कंट्रोल में है। तो मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जनरल बाजवा या जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ कोई ऐसा काम करेंगे कि जिससे किसी को ये कहने का मौका मिले कि ये जिस इदारे से वाबस्ता थे उस इदारे की जो साख है उस पर कोई हरफ आ गया। अच्छा मीर साहब, एक और बात, बड़ी कद्दावर शख्सियात सहाफ़त की दुनिया की, वो हल्का 130 खोलने की बात कर रहे हैं। जो जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं हमें हमारे लीडर ने सच बताने से रोक रखा है, हम बता सकते हैं कि हमें मियाँ साहब को पार्लियामान में आने से किसने रोका है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? देखिए, एक तरफ तो तहरीक इंसाफ है, वो दावा करती है जी कि पंजाब के कुछ हलकों में बड़ी धांधली हुई है और ख़ास तौर पे वो NA 130 का बड़ा जिक्र करते हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून है, उसके बहुत से रहनुमा जो हैं वो बलूचिस्तान के कुछ हलकों की बात करते हैं। जाफर मंदोखेल साहब मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर हैं बलूचिस्तान में, उन्होंने खुद कहा है कि उनको 3 करोड़ रुपये दे के हरवाया गया है। इसी तरह पीपल्स पार्टी के भी एक मंदोखेल साहब हैं जो कराची से इलेक्शन हारे हैं, उनके पास अपना केस है, वो कहते हैं उनके खिलाफ धांधली हुई है। और इसी तरह सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जो JUI है, अवामी नेशनल पार्टी है, इनके भी शिकवे शिकायतें हैं। अवामी नेशनल पार्टी कहती है कि पेशावर में बड़ी धांधली हुई है। तो मेरी राय ये है कि जब तहरीक इंसाफ भी कह रही है धांधली हुई है, जब पीपल्स पार्टी भी कह रही है धांधली हुई है, मुस्लिम लीग नून भी कह रही है धांधली हुई है, JUI और ANP भी कह रही है धांधली हुई है, BNP मैंगल भी कह रही है धांधली हुई है, महमूद अजगज़ई साहब भी कह रहे हैं धांधली हुई है, तो एक एक दो दो हल्के जो हैं वो सबके जो हैं की फरमाइश पे खोल दिए जाएं और 8-10 हल्के जो हैं उनकी इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बना दें। उसमें आप NA 130 भी शामिल कर लें, उसमें आप एक पेशावर की निशस्त डाल लें, एक कराची की डाल लें, एक कोयटा की डाल लें। तो लेकिन अगर आप सिर्फ कहेंगे कि जनाब सिर्फ 130 को खोलें
तो मेरा ख्याल है कि वो पॉसिबल नहीं है, काबिल अमल नहीं है। काबिल अमल उसी सूरत में है कि जब सारी पार्टियां कह रही हैं धांधली हुई है, तो सारी पार्टियों की शिकायत पर एक एक दो दो हल्के जो हैं वो सबके खोल दिए जाएं। तो मेरा ख्याल है कि ऐसी सूरत में जो इंक्वायरी होगी वो काबिल कबूल होगी। तो मीर साहब, आप क्या समझते हैं कि जुडिशल कमीशन की जो बात हो रही है इलेक्शन पर, वो उसके बनने का कोई इम्कान है? और क्या ये सारे हल्के आपको खुलते नजर आते हैं या बस मीडिया टॉक ही है? मेरा ख्याल है कि मीडिया टॉक है, क्योंकि बहुत से जो हमारे मीडिया में जो साथी हैं उन्होंने रोज़ाना टीवी पे आके कुछ ना कुछ अपनी राय ज़रूर देनी होती है, तो उनको राय ज़रूर देनी चाहिए, लेकिन ठोस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर राय देनी चाहिए और ठोस हक़ाइक़ और दस्तावेज़ी सबूतों के साथ उनको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। तो मुझे नहीं पता कि जो हमारे साथी ये कह रहे हैं कि NA130 खुलने वाला है, मेरे पास तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैंने अपनी राय आपको दे दी है कि अगर NA130 खोलना है तो उसके साथ साथ बाकी भी हल्के खोलें, क्योंकि धांधली की शिकायत तो चारों सूबों में है और यकीनन जितनी धांधली इस इलेक्शन में हुई है 2024 में, पहले कभी नहीं हुई। तो अगर आपने इस धांधली की तहकीकात करनी है तो फिर वो मुल्कगीर सतह पे तहकीकात होनी चाहिए, चारों सूबों में तहकीकात होनी चाहिए, सिर्फ एक सूबे में तहकीकात नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये अगर जुडिशल कमीशन आप बनाएंगे तो जुडिशल कमीशन पे मैं ज़रा इसलिए ज़्यादा एतमाद नहीं करता कि मैं खुद भी कई जुडिशल कमीशंस में पेश हो चुका हूँ और जो जुडिशल कमीशन होता है उसकी तो रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पे शाज़ो नादर ही आती है। और ख़ुद मेरे पे एक हमला हुआ था 2014 में कराची में, उसका एक जुडिशल कमीशन बना था जिसके सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। तो आज 10 साल गुजर गए हैं, वो उस कमीशन की रिपोर्ट भी सामने नहीं आई। तो अगर आप इस पर भी जुडिशल कमीशन बना देंगे 2024 के इंतखाबात में धांधली पे, तो पता नहीं वो कब शुरू होगा, कब इंक्वायरी मुकम्मल होगी, कब उसकी रिपोर्ट आएगी। मेरा ख्याल है ये काम इलेक्शन कमीशन से ही करवा लें और सिर्फ एक सूबे में नहीं, चारों सूबों में टारगेट कर लें 2-2, 3-3 सीटें और मुल्कगीर तरीके पे, मुल्कगीर सतह पे एक इंक्वायरी होनी चाहिए। अच्छा मीर साहब, जब निगरान हुकूमत थी तो PTI वाले कहते थे जी ये कंटिन्यूएशन है मुस्लिम लीग नून की। आज फिर हम सुनते हैं मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और वो कह रहे हैं निगरानों की तरफ इशारा कर रहे हैं, गोया उन वज़रा और उन सैनिटर्स जो बाद में वज़रा बनेंगे उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, तो वो भी खुश नहीं नज़र आते आपको। तो ये बेल मंडे चढ़ेगी या ये जो हुकूमत है हमारी, जो शुरू से ही एतराज़ात शुरू हो गए हैं? देखिए, इसमें जो खुल के बात की है वो की है इरफान सिद्दीकी साहब ने, और इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं वो कोई, उनकी राय को हम इसलिए नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पहली बात तो ये है कि वो एक बहुत सीनियर इस वक्त सियासतदान है। दूसरे, वो जो मुस्लिम लीग नून की जो मंशूर कमेटी थी वो उसमें उसकी सरबराही कर रहे थे और जो मुस्लिम लीग नून का मंशूर सामने आया था उसको बनाने में और फिर उसको मुरतब करने में उनका बड़ा अहम किरदार था। और वो ये बताते हैं कि जब मंशूर बनाने के लिए इजलास हो रहे थे तो उस वक्त मंशूर कमेटी के इजलास में मियां नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी में ये बात हुई थी कि ये जो निगरान हुकूमतों का तस्वुर है इसको अब ख़त्म कर देना चाहिए। और ये तजवीज़ थी कि मुस्लिम लीग नून अपने मंशूर में वादा करे कि अगर आप इक़्तिदार में आएंगे तो आप निगरान हुकूमतें ख़त्म कर देंगे, क्योंकि ये बहुत मुस्लिम लीग नून के बहुत से रहनुमा ये बात कर रहे थे। लेकिन फिर ये तय हुआ कि हम मंशूर में तो ये चीज़ शामिल नहीं करते, लेकिन जब हम इक़्तिदार में आ गए तो इस पर गौर करेंगे। अब इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इस तरह के हालात व वाक़यात जो हैं वो सामने आ गए हैं कि जिससे कि जो निगरान हुकूमत का तस्वुर है उस पर मज़ीद एतराज़ात किए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर जो निगरान वज़ीर आज़म थे अनवारुल्लाह काकड़ साहब, वो सेनेट के इलेक्शन में उम्मीदवार बन गए हैं और वो चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून उनको इलेक्ट करे। और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब, वो बन गए हैं जी निगरान वज़ीर आला से अब वो वफाकी वज़ीर दाखिला बन गए हैं और साथ में वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी बन गए हैं और वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे हैं। और वो चाहते हैं कि ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून बल्कि पीपल्स पार्टी और दीगर पार्टियां भी उनको सपोर्ट करें। तो बकौल इरफान सिद्दीकी साहब के वो ये कह रहे हैं कि अगर जो निगरान हुकूमतों की अहम शख्सियात हैं
वो अगर मौजूदा हुकूमत में भी शामिल हो जाएंगी तो इससे मौजूदा हुकूमत की क्रेडिबिलिटी जो है उस पे असर पड़ेगा, मौजूदा हुकूमत की साख मजरूह होगी और ऐसा लगेगा कि जो आप निगरान हुकूमत में आए थे तो आपने निगरान हुकूमत में आपने रह कर ऐसी खेती लगाई कि अब आप उसकी फसल काटना चाहते हैं। तो दूसरे अल्फाज में इरफान सिद्दीकी साहब ये कह रहे हैं कि निगरान हुकूमत की जो कुछ शख्सियात अब मौजूदा हुकूमत में या मौजूदा पार्लियामेंट में वो अगर शामिल होना चाहती हैं तो दरअसल वो अपना जो निगरान दौरे हुकूमत है उसमें जो उनका जो किरदार था उसको भी मुतनाज़ा बना रही हैं। तो ये उनका एक ख्याल है और इस पर तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो उनसे एग्री करते हैं। तो हो सकता है कि इस पर कोई बिल आ जाए, क्योंकि मेरी इतला के मुताबिक तहरीक इंसाफ के एक जो मेंबर हैं कौमी असम्बली के, वो कुछ वकीलों से सलाह मशवरा कर रहे हैं कि जी प्राइवेट मेंबर बिल लाया जाए कि जो निगरान हुकूमत का जो तस्वर है इसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो क्योंकि देखिए ना, बुनियादी तौर पे मैं दोबारा इरफान सिद्दीकी साहब का हवाला दे रहा हूँ, वो ये कहते हैं जी कि निगरान हुकूमत का मकसद क्या है। निगरान हुकूमत का मकसद यह है कि इसने फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को असिस्ट करना है। तो अब अगर 2018 का इलेक्शन भी जो है वो मुतनाज़ा था और अब 2024 का इलेक्शन भी मुतनाज़ा है और निगरान हुकूमत की अहम शख्सियात जो हैं वो मौजूदा हुकूमत में भी शामिल हो गई हैं, तो इसका मतलब है कि निगरान हुकूमत फेल हो गई है, उसका तस्वुर जो है वो नाकाम हो गया है। तो फिर इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए इसको ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन ये डिपेंड करता है मुस्लिम लीग नून पर। तहरीक इंसाफ जो है वो बिल तो ले आएगी, लेकिन बिल को मंजूर करवाना, आईनी तरमीम को मंजूर करवाना, ये तो मुस्लिम लीग नून का और पीपल्स पार्टी का इख्तियार है। मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी भी इस बिल को सपोर्ट करेगी, लेकिन मुस्लिम लीग नून में इरफान सिद्दीकी साहब इसको सपोर्ट कर रहे हैं, 3-4 और लोगों का भी मुझे पता है वो इसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन जब तक शहबाज शरीफ साहब इसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये आईनी तरमीम मंजूर नहीं होगी। अच्छा मीर साहब, ये एक और भी ये जो 4 आज़ाद उम्मीदवारान हैं ना बेसिकली, तो इसमें अगर पार्टी सपोर्ट विद इज़ देयर एनी चांस कि ये इलेक्ट ना हो सकें अगर ये इतनी इनके खिलाफ एक राय पाई जाती है? नहीं देखें, मुझे ये नहीं पता कि अगर इनके खिलाफ मुस्लिम लीग नून में और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ में अगर कोई रिजेंटमेंट है तो उसके नतीजे में ये इलेक्ट नहीं होंगे। आप देखें ना, नंबर ऑफ वोट्स देख लेना, मोहसिन नकवी साहब पंजाब से इलेक्शन लड़ रहे हैं तो नंबर ऑफ वोट्स अगर आप देखें तो वहाँ पे मुस्लिम लीग नून के पास काफ़ी नंबर है, सेटिस्फैक्ट्री नंबर है, तो वो तो मेरा ख्याल है आसानी से सेनेटर बन सकते हैं। लेकिन जो अनवारुल्लाह काकड़ साहब हैं वो आ रहे हैं बलोचिस्तान असम्बली से, वो बलोचिस्तान असम्बली के रास्ते से आ रहे हैं। वहाँ पे मुस्लिम लीग नून ने भी अपने बंदे इलेक्ट करवाने हैं, वहाँ पे पीपल्स पार्टी ने भी इलेक्ट करवाने हैं, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और जो अनवारुल्लाह काकड़ साहब की अपनी पार्टी है बलोचिस्तान अवामी पार्टी, उसके भी कुछ मेंबर्स हैं बलोचिस्तान असम्बली में, वो मेरा ख्याल है कि उनसे खुश नहीं है, हो सकता है कि वो उनको वोट ना दें। मिसाल के तौर पे साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब जो हैं वो अब बलोचिस्तान असम्बली के मेंबर हैं, तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है सादिक संजरानी साहब तो काकड़ साहब को वोट नहीं देंगे। और सादिक संजरानी साहब की दोस्तियाँ जो हैं वो मुस्लिम लीग नून में भी हैं, पीपल्स पार्टी में भी हैं और भी पार्टियों में हैं, तो वो भी उनको वोट नहीं देंगे। तो सादिक संजरानी साहब को मुश्किल हो सकती है। जहाँ तक औरंगज़ेब साहब हैं, उन्होंने वज़ीर ख़जाना बनना है, तो उनको जो लोग लाए हैं वो मेरा ख्याल है वो उनको इलेक्ट भी करवा लेंगे। तो ये जो 3-4 लोग हैं इसमें से अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो हैं उनकी मुझे पोजीशन थोड़ी कमज़ोर नज़र आती है, बाकी जो हैं वो मेरा ख्याल है आसानी से सेनेटर बन जाएंगे। मीर साहब से हमारी गुफ्तगू जारी है, एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ लीजिए। वेलकम बैक। अच्छा मीर साहब, ये जो अभी हम KPK की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं, उनका एक वारंट निकला है एक मजिस्ट्रेट साहब ने, तो वो आए भी थे, CM साहब मिले भी थे PM साहब से, तो क्या ये माजराई आगे बढ़ेगी और इस हुकूमत के बारे में बातें हो रही हैं, गवर्नर राज की बातें हो रही हैं, पहले तो क्या ये एडवाइजेबल होगा और क्या ये होने जा रहा है आपके ख्याल में? नहीं, बिल्कुल मेरे ख्याल से कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के दरमियान मुलाकात एक अच्छी पेश रफ्त थी। इट वाज़ अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट।
लेकिन उसके बाद जो वारंट गिरफ्तारी जारी हुआ है, मुझे लगता ये है कि ये वारंट गिरफ्तारी दरअसल उस मुलाकात को सबूताज करने की कोशिश है, क्योंकि ये इतना ज़रूरी नहीं है। एक तरफ तो इमरान खान साहब जो हैं वो तोड़ फोड़ के और हंगामा राई के मुकदमात में उनको बरी किया जा रहा है। कल भी 2 मुकदमात में वो बरी हुए थे, आज भी वो 2 मुकदमात में बरी हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में इमरान खान पे 4 मुकदमे ख़त्म हो गए हैं, 4 मुकदमों में वो बरी हो गए हैं। और दूसरी तरफ आप खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जो हैं उनके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी करवा रहे हैं। तो आपको अगर उनसे कोई प्रॉब्लम है तो उनके साथ बात करें, जैसा कि शहबाज शरीफ साहब ने उनसे बात की है। तो मेरा ख्याल है कि अगर पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के वारंट गिरफ्तारी जारी होंगे तो इससे पाकिस्तान के वफाक की जो 4 इकाइयाँ हैं उनके जो बाहमी ताल्लुकात हैं वो उन पर असर पड़ेगा और मरकज़ और सूबे के दरमियान जो कशीदगी है उसमें इजाफा होगा। मेरा ख्याल है कि ये बहुत बदकिस्मती की बात है। मैं इसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ कि एक सूबे का इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है और पंजाब की एक अदालत जो है वो उसके वारंट गिरफ्तारी जारी कर रही है। अगर सोचें आप कि अगर किसी पुराने मुकदमे ढूंढना तो कोई मसला नहीं होता, तो किसी पुराने मुकदमे में अगर खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब के किसी सियासतदान के इस तरह वारंट गिरफ्तारी जारी हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? आप लाहौर में बैठे हुए हैं, आपको कैसा लगेगा? अब ज़रा आप सोचें कि ये जो वारंट गिरफ्तारी की खबर मीडिया पे हाईलाइट हुई है, तो जो लोग पेशावर में बैठे हुए हैं, जो लोग DI खान में बैठे हुए हैं, जो लोग बन्नू में बैठे हुए हैं, कोहाट में बैठे हुए हैं, तो उनके दिल पे क्या बीती होगी यार कि हमने अपने सूबे का एक चीफ मिनिस्टर बनाया है। ठीक है, मुस्लिम लीग नून के उससे इख्तलाफात हैं, लेकिन इन्होंने पंजाब की एक अदालत से उसका वारंट गिरफ्तारी जारी करवा दिया। तो मेरा ख्याल है कि हमें हकीकत पसंदी का मुजाहरा करना चाहिए। ये जो सियासी लड़ाई है इसको सियासी लड़ाई रहने दें, इस सियासी लड़ाई को इतना आगे ना लेके जाएं कि इससे पाकिस्तान के वफाक और इस्तेहकाम के लिए ख़तरात पैदा हों। अच्छा मीर साहब, एक बॉडी SIFC बनी और उसने कुछ, हमने देखा कि कुछ पेशरफ्त भी हुई, डॉलर जब उसकी रॉड स्लाइड हो रही थी। और इसके अलावा जिस तरह से अब ये बयानात आ रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब के दीगर, तो ये जो थोड़ा सा इख्तियार निकला है और सुना है कि इस हवाले से कोई और लेजिस्लेशन भी आ रही है SIFC को और मुस्तहकम करने के ज़िमन में, तो क्या ये भी कहीं एक परेशानी है मुस्लिम लीग नून के जो टॉप लीडरशिप है कि ये इख्तियारात का जो मामला है उसमें हम बिल्कुल बेबस अपने आप को महसूस कर रहे हैं मुबैना तौर पर? मुबैना तौर पे मुझे तो इस बारे में इल्म नहीं है, लेकिन मुबैना तौर पे मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मुबैना तौर पे जो SIFC है इसको अभी तक कॉन्स्टिट्यूशनल कवर नहीं मिला। तो जब तक इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर नहीं मिलता तो इसकी जो वर्किंग है उस पर सवालात और एतराज़ात उठते रहेंगे। तो मैंने भी मुबैना तौर पे सुना है कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर देने के लिए कानून साजी पर गौर किया जा रहा है, लेकिन मुबैना तौर पे मुस्लिम लीग नून के अंदर कुछ इख्तलाफी आवाज़ें उठ रही हैं, लेकिन वो कमरे के अंदर रहती हैं, कमरे के बाहर नहीं जाती। तो वो जो इख्तलाफी आवाज़ें हैं वो इतनी बुलंद आहंग नहीं है और ना ही वो इख्तलाफी आवाज़ें उठाने वालों में इतनी अखलाकी ज़रूरत है कि वो बाहर आके मीडिया पे कहें कि जी ये SIFC जो है ये नहीं होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर देने की कोशिश करेंगे और मुबैना तौर पे वो मिल जाएगा। अच्छा मीर साहब, ये दो शहबाज शरीफ साहब हम जानते हैं कि बड़े, वो ख़ुद भी कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनकी बड़े प्यार मोहब्बत है, और जो लीडरशिप इस वक्त बाहर बैठी है वो हॉक्स के तौर पर हैं, जाने जाते हैं। तो क्या ये जो वेज आपको नज़र आती है मुस्लिम लीग नून के अंदर और ये इख्तलाफ राय, इसकी क्या और शक्लें बनेंगी, या ये बस ऊपर से ये एक ही पेज पे चलते रहेंगे, ये अपनी बोली बोलेंगे वो अपनी बोली बोलेंगे, या कुछ सीरियस इख्तलाफ राय भी हो सकता है? काजी साहब, मुस्लिम लीग नून की जो ज़्यादा लीडरशिप है वो लाहौर बेस्ड है, ठीक है, या सेंट्रल पंजाब बेस्ड है। लाहौर में तो आप बैठे हुए हैं, मैं तो इस्लामाबाद में बैठा हुआ हूँ।
यहाँ पे तो मेरा तो जो राब्ता है वो पाकिस्तान के चारों सूबों से ताल्लुक़ रखने वाली लीडरशिप से रहता है। तो मुस्लिम लीग नून वालों से आजकल मेरा कम राब्ता है। तो आप ज़्यादातर सवाल मुझे मुस्लिम लीग नून वालों के बारे में पूछ रहे हैं। मैं आपसे उल्टा सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मेरा तो मीर साहब ये ख्याल है, बल्कि मैंने आपसे आपके बारे में भी एक सवाल पूछना है, मगर पहले मैं आपके उस सवाल का जवाब दे देता हूँ। मुझे लगता है कि वो जो है जिसे कहते हैं ना, रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड, ये इस तरह चलती रहेगी और एक पेज पर ही रहेंगे। मगर मीर साहब, मैं आपके हवाले से मुझे इजाज़त दीजिए, ये आपको हुकूमतें अच्छी नहीं लगती या हुकूमतें आपको पसंद नहीं करती? जब 2000 पिछली गवर्नमेंट थी तो तब भी जो है वो आप थे, और इस गवर्नमेंट में भी हमने बहुत सी बातें सुनी और बड़े मुअज़्ज़ज़ लीडरशिप भी। तो क्या वजह है? ये कोई अपोजिशन से आपकी मोहब्बत है या हुकूमतें आपको पसंद नहीं करती? नहीं, देखिए मसला ये है कि जब से मैंने मैदान सहाफ़त में कदम रखा है तो ये शायद एक इत्तेफाक है या कोई हमारी सहाफ़त में कोई प्रॉब्लम है या हमारी शख्सियत में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट है कि पहली दफ़ा मैं नौकरी से निकला था 1994 में, तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। फिर दूसरी दफ़ा मैं अखबार का एडिटर था, मुझे इस्तीफ़े पे मजबूर किया गया कि एडिटरशिप से इस्तीफ़ा दे दो, तो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। फिर जब मेरे पे पाबंदी लगी तो परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, और फिर दोबारा जब मुझ पर पाबंदी लगी तो फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। फिर जब मेरे पे मसले मसाइल हुए, हमला हुआ मेरे पे और गद्दारी का इल्ज़ाम लग गया, तो फिर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, फिर मसले मसाइल हो गए। फिर इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो उस दौर में भी पाबंदी लग गई। आजकल दोबारा जो है वो हमारे कुछ साथी जो है मुस्लिम लीग नून में जो हमारे दोस्त हैं वो कुछ नाराज़ हैं, कुछ नाराज़ नहीं हैं। तो देखिए मसला ये है कि पाकिस्तान में जो सहाफ़त है ना, ये इसलिए मुश्किल हो गई है कि सहाफ़त में पोलराइजेशन बहुत बढ़ गई है, और हर सहाफ़ी से या टीवी एंकर से ये तवक्को की जाती है कि वो किसी ना किसी पार्टी को सपोर्ट करेगा। तो जब हम इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे, हम उन पर तनकीद करते थे कि भाई आप ये गलत कर रहे हैं, आप ये गलत कर रहे हैं, तो तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया पे जो उनके ट्रोल्स थे या उनकी जो साइबर फोर्स थी वो कहती थी ये तो पटवारियों के लिफाफे हैं, इन्होंने तो मुस्लिम लीग नून से पैसे पकड़े हुए हैं। अब वही बातें मुस्लिम लीग नून वाले कहते हैं इस तहरीक इंसाफ से पैसे पकड़े हुए हैं। अब आप बताएं काजी साहब, आपको भी इतना अरसा हो गया है सहाफत में, कभी तहरीक इंसाफ वाले भी जो है वो किसी को लिफाफा देते हैं, वो भी इमरान खान किसी को लिफाफा दे, पैसा दे। तो मसला ये है कि हम सहाफ़ी हैं, हमने हर हुकूमत के दौर में हमने सवाल उठाना है, हमने गलत को गलत कहना है, सही को सही कहना है। तो वो बहुत से लोगों को बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन ये प्रॉब्लम मुस्लिम लीग नून में ज़्यादा है। मुस्लिम लीग नून जब भी हुकूमत में आती है तो वो यही काम करती है, वो मीडिया से लड़ाई शुरू कर देती है, और ख़ास तौर पे मेरे साथ तो उनकी लड़ाई ज़रूर होती है। अब मसलन मैं अभी आपको एक मिसाल देता हूँ, एक सवाल मैं अभी आपके सामने उठाने लगा हूँ। ये मेरे सामने एक लिस्ट पड़ी हुई है, और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक 9 नाम जारी किए हैं कि ये 9 ख़वातीन जो हैं, ये मुस्लिम लीग नून की जो स्पेशल सीटें हैं ख़वातीन के लिए, तो ये 9 ख़वातीन के नाम हैं। इसमें एक खातून है बुशरा अंजुम भट्ट, मैं ना इनको जानता हूँ ना मेरी इनसे मुलाकात हुई है। अब बुशरा अंजुम भट्ट साहिबा जो हैं ये MNA बन गई हैं। ये मेरे पास मुस्लिम लीग नून का जारी करदा ये लेटर, ये ऑलरेडी MPA भी हैं, ये पंजाब असम्बली की मेंबर भी हैं, और अब इन्होंने सेनेट के टिकट के लिए भी अप्लाई किया है। इनके कागजात नामजदगी जो हैं वो क्लियर हो गए हैं। तो अब ये जो हमारी बहन है जिसको कि मैं नहीं जानता, तो मुस्लिम लीग नून ही में कुछ लोगों ने मुझे बताया कि जी देखें हमारी पार्टी में ये हो रहा है कि एक खातून MPA भी है, वो MNA भी बन गई है, अब वो उसको सेनेट का टिकट भी जो है वो दिया जा रहा है। तो आप ये पूछें कि ये मुस्लिम लीग नून में क्या हो रहा है, तो मैं अब ये आपके ज़रिए पूछता हूँ कि ये मुस्लिम लीग नून में ये क्या हो रहा है कि यार आपके पास एक खातून है, वो पहले MPA है, फिर आपने उसको MNA भी बना दिया है, अब आप उसको सेनेटर भी बनाना चाहते हैं। ये मुस्लिम लीग नून में क्या हो रहा है? मैंने एक सवाल उठा दिया है। अब इस सवाल का जवाब देने की बजाय अगर आप गाली दें या मुस्लिम लीग नून की जो
तर्जुमान साहिबा हैं वो मेरे पे इल्ज़ाम लगा दें कि इसने फ़लाँ से पैसे पकड़े हैं, फ़लाँ से पैसे पकड़े हैं, तो लगा दें। फिर मैंने तो सवाल उठाया, इसका जवाब दे दें। तो अब अगर मैं ये सवाल ना उठाऊं तो मैं बहुत अच्छा हूं, और अगर मैं ये सवाल उठा दूं तो मैं बहुत बुरा हूं, मैं लफाफा हूं। तो मेरा काम है सवाल उठाना, मैंने उठा दिया है, आपके जरिए उठा दिया है। ओ गोया ये आप जो पोलराइज नहीं होते साफ़ी, वो कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं इनके लिए। वैसे मुझे कहना चाहिए खुद नुमाई हो जाएगी। एक दिन आपने भी मुझे फ़ोन करके कहा था कि क्यों मैंने रखा महरूम अपने आप को किसी लिफाफे से या जो भी था। तो ये चलन है। मीर साहब से हमारी गुफ्तगू जारी है, एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ लीजिए। वेलकम बैक। अच्छा मीर साहब, मैं एक और समझ जो तिश्ना रह गई है, पीटीआई के साथ डील की बातें होती हैं, फलां मिलने जा रहा है, नहीं मिलने जा रहा, खान साहब नहीं मान रहे, कोई ये कहानी है या सिर्फ कहानी ही है? हाँ, ये सवाल आपने किया ना मुझे, तो जिसका मैं जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि ये खान साहब जो है वो ये अडयाला जेल रावलपिंडी में है ना, तो रावलपिंडी करीब है ना इस्लामाबाद के, तो वो वहाँ से खबर जो है वो मेरे पास आ जाती है। और वैसे भी अडयाला जेल में सिर्फ पॉलिटिकल लोग तो बंद नहीं हैं, और भी बहुत से लोग हैं, उनको हम जानते हैं जो बंद हैं, तो उनके ज़रिए भी खबरें हमारे तक पहुँचती हैं। तो एक या दो नहीं, 3-4 लोग जो हैं वो इमरान खान साहब के पास मुफाहमत का पैगाम लेके गए, और जो मुफाहमत का पैगाम लेके गया, और अगर उसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था, तो इमरान खान साहब ने उसकी बहुत क्लास ली है। और यहाँ तक क्लास ली है कि उसने कहा है कि यहाँ से इस अडयाला जेल से मेरी डेड बॉडी निकल सकती है, लेकिन तुम ये ना सोचना कभी कि मैं नवाज शरीफ की तरह डील करके तो पाकिस्तान से बाहर चला जाऊँगा। मैंने डील नहीं करनी, हाँ मरवाना है तो मरवा दो। अब इस पर ये खान साहब का रिस्पांस जो है, ये सियासी रिस्पांस है या गैर सियासी रिस्पांस है, ये एक अलग बहस है। लेकिन जिस इमरान खान को अडयाला जेल में बंद किया गया है और जिसके पास 3-4 लोग गए हैं, और उसमें से एक बंदे ने मुझे खुद बताया ना कि जब मैंने खान साहब को ये कहा तो खान साहब ने फिर मेरी ये इस तरह से क्लास ली। तो इमरान खान तो फ़िलहाल मुझे नहीं लग रहा कि वो किसी डील वील के चक्कर में है, और इसीलिए तहरीक इंसाफ पे दबाव भी बढ़ रहा है। देखें, दोबारा मैं आपको याद दिलाऊंगा कि जब ये इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे, तो इनके दौर में जो मेरे साथ हुआ, वो अब पीटीआई वाले कहते हैं जी कि उसके ज़िम्मेदार इमरान खान साहब नहीं थे, वो उसके ज़िम्मेदार तो जनरल बाजवा साहब थे, जनरल फैज़ साहब थे, कोई भी है। वज़ीर आज़म तो इमरान खान था ना। उस वज़ीर आज़म इमरान खान के पास मैं गया था खुद कि डॉक्टर शाहिद मसूद को अडयाला जेल में बंद किया गया है, मैं उसको जेल से मिल के आ रहा हूं। तो इमरान खान ने कहा, अच्छा शाहिद मसूद जेल में है? हो मुझे तो पता ही नहीं। तो मैंने उनका बड़ा मजाक उड़ाया था। अब वो इमरान खान खुद अडयाला जेल में बंद है, ठीक है ना। तो उस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो जब मैं उनके बारे में कोई कमेंट करता था तो उनको बहुत बुरा लगता था। अब मैं कमेंट कर रहा हूं, उनको अच्छा लगेगा, और शहबाज शरीफ साहब को बुरा लगेगा। तो मैं आपको ये कमेंट कर रहा हूं कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस हुकूमत के साथ कोई डील करने के लिए तैयार नहीं है, और वो अपनी पार्टी को मुसलसल ये प्रेशराइज कर रहे हैं कि इनके खिलाफ तहरीक चलाओ। और इसीलिए अब तहरीक इंसाफ जो है उसने 30 मार्च को इस्लामाबाद की परेड ग्राउंड में जलसे के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की हुई है। तो अगर ये 30 मार्च को इस्लामाबाद की परेड ग्राउंड में रमज़ान के महीने में जलसा करना चाहते हैं, तो कोई लगता है आपको ये डील वील करेंगे? मेरा नहीं ख्याल ये करेंगे। तो क्या उनके ज़हन में, मीर साहब आप क्या रीड क्या करते हैं? ज़ाहिर है ये तो यानी उनकी एक पर्सनैलिटी भी है कि ये स्ट्रगल को वो कैसे आगे लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि मकबूलियत जितनी मर्जी हो, वो कबूलियत वाला मामला तो दूर दूर तक नहीं है। देखिए, जितना मैं इमरान खान साहब को जानता हूं ना, वो जब कोई चीज़ सोच लेते हैं ना, फैसला कर लेते हैं, तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में वो ज़्यादा नहीं सोचते। वो आमतौर पे कहते हैं बस ठीक है, अल्लाह मालिक है, फैसला वो कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है ये फैसला भी उन्होंने इसी तरह किया है। और जो डील का पैगाम लेके गए थे उनको उन्होंने यही कहा कि यार आप मेरी फिक्र ना करें, मेरा अल्लाह मालिक है। अच्छा मीर साहब, वन लास्ट क्वेश्चन, आपने हमें बहुत टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। मगर पहले एक आखिरी सवाल, ये मियाँ साहब जो पंजाब काबीना में बैठे हैं,
तो डू यू थिंक कि इसको इग्नोर कर देना चाहिए और अदालत में जाके इसको बहुत ज़्यादा इशू बनाना ज़रूरी था, या उन्हें नहीं बैठना चाहिए था? आपकी क्या राय है? काजी साहब, पहले मुझे आप ये बताएं कि आप चाहते क्या हैं। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जब लंदन से फ्लाई किया और वो पाकिस्तान पहुंचे और उन्होंने जलसे से खिताब किया, और फिर जब इलेक्शन की कैंपेन चली तो मुस्लिम लीग नून ने नारा लगाया पाकिस्तान को नवाज दो। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनके वजारत उज़्मा के उम्मीदवार थे, ठीक है जी। फिर वो मानसहरा से एक सीट हार गए, लाहौर से जीत गए, वो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार थे भाई। अब वो खुद वज़ीर आज़म नहीं बने, उन्होंने अपने भाई को वज़ीर आज़म बना दिया है और अपनी बेटी को उन्होंने चीफ मिनिस्टर बना दिया है। अब आप क्या चाहते हैं कि अगर मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर बन गई है और किसी इजलास में नवाज शरीफ साहब भी बैठ गए हैं तो वो ना बैठें? आइनी और कानूनी लिहाज से आप बात करें ना, तो आइनी और कानूनी लिहाज से नवाज शरीफ साहब को नहीं बैठना चाहिए। लेकिन आप ये देखें कि पंजाब का वज़ीर ख़जाना जो है वो बजट तकरीर पेश करता है जब पंजाब असम्बली में, तो वो नवाज शरीफ की तस्वीर रखी होती है उसने। तो ये उनकी अकीदत है अपनी पार्टी के साथ। अब ये जो अकीदत है ये आइन और कानून के मुताबिक दुरुस्त है या नहीं है, लेकिन ये एक पॉलिटिकल जेस्चर है। नवाज शरीफ साहब को कबीना के इजलास में बैठाना एक सियासी पैगाम है कि भाई पंजाब में तो नवाज शरीफ की हुकूमत है। ये उन्होंने पैगाम दिया है इस्लामाबाद वालों को, जहाँ पे कि शायद कुछ लोगों का ख्याल है कि नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं है, किसी और की हुकूमत है। तो अगर उन्होंने एक सियासी पैगाम दिया है तो आपको इस पर क्या एतराज़ है? अगर कोई इतराज़ है तो आप मुझे बता दें। नहीं, आई एग्री विद यू, इट्स अ नॉन इशू। बिला वजह इसको हाइप देने की कोशिश की जा रही है। मीर साहब, इट वाज अ ग्रेट प्लेजर एंड इट हैज़ बीन ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर टू हैव माई शो। इन्होंने हमें एनलाइटन किया और बहुत सी चीज़ें रोशनी डाली। बहुत शुक्रिया मीर साहब आपका। नाज़रीन, ये था हमारा आज का शो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।